हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है साहब? तो साथियों, पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पुनर्जागरणकालीन साहित्य के बारे में बातें की थी, ठीक है। तो एक जो स्लाइड थी वो बीच में मिस हो गई थी, हालांकि मैंने आपको बता दिया था। जो थी अपनी पेट्रार्क के बारे में, फेमिलियर्स लेटर के बारे में आपको मैंने बताया था। और उसके बाद में हमने आपको बुकाशियो के डेकामेरोन के बारे में बता दिया था, ये मैंने बता दिया था। तो ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम जो हमने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो इटली का जो साहित्य था, इटालवी साहित्य था। और एक इंग्लैंड का जो इंग्लिश लिटरेचर था, इंग्लिश साहित्य था, जो पुनर्जागरण के समय बना था उसके बारे में। और एक फ्रांसीसी साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। और उसके साथ साथ अपने जो दो और थे, एक इरेस्मस का था और एक सर्वेंटीज का था, ठीक है। ये इन सब के बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें सेट हो जाए। सर्वेंटीज की जो पुस्तक थी उसका नाम था डॉन क्विक्सोट। और उसने ये कहा था, सामंतों के ऊपर उसने व्यंग्य किया था, उपहास उड़ाया था। और बोला था ये जो वीरता की थोथी कहानियां है ना, ये मैं दुनिया के सामने लेके आऊंगा। इरेस्मस की जो पुस्तक थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम था प्रेज ऑफ होली, जिसने चर्च की व्यवस्था का क्या किया था, व्यंग्य के द्वारा मजाक उड़ाया था, उपहास उड़ाया था। फ्रांसीसी साहित्य के अंदर जो आदमी था उसका नाम था रेबेलास। क्या नाम था? रेबेलास। और रेबेलास ने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था हीरोइक डीड्स ऑफ गार्गेंटुआ एंड पेंट्रागुएल। हीरोइक डीड्स ऑफ गार्गेंटुआ एंड पेंट्रागुएल। और जो जिसको नया संदेश कहा गया था, और जिसका मूल भाव क्या था? प्यास था। बौद्धिक प्यास, नैतिक प्यास, यथार्थ की प्यास। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी। क्या नाम था? रेबेलास। क्या नाम था? रेबेलास। रेबेलास के बाद में हमने नाम सुना था मोंटेन का, और हमने कहा था मोंटेन एक निबंधकार था और वाल्तेर का अग्रगामी था। वाल्तेर का क्या था? अग्रगामी था। वाल्तेर का क्या था? अग्रगामी था। और उसके बाद हमने पढ़ा मार्सिगलियो। किसको पढ़ा? मार्सिगलियो। और मार्सिगलियो ने क्या लिखा था? डिफेंडर ऑफ पीस लिखा था। और ये जनसत्ता का सबसे बड़ा क्या था? समर्थक था। इंग्लिश में जो पहला आदमी था वो था चौसर। चौसर ने लिखा कैंटरबरी टेल्स। क्या लिखा? कैंटरबरी टेल। फिर हमने पढ़ा टॉमस मूर को। और टॉमस मूर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यूटोपिया लिखी थी। कौन सी लिखी थी? यूटोपिया लिखी थी। फिर हमने पढ़ा फ्रांसीसी बेकन। और फ्रांसीसी बेकन की मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें बताई थी, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग के साथ मैंने एक आप पुस्तक और बताई थी, नोवम ओरेगनम। नोवम ओरेगनम विज्ञान की पुस्तक थी। किसकी थी? फ्रांसीसी बेकन की थी, जिसने विज्ञान पे लिखी थी। फिर मैंने एक रोजर बेकन की और पुस्तक बताई थी। रोजर बेकन की उस पुस्तक का नाम था आपस में यस। क्या नाम था? आपस में यस। फिर हमने उसके बाद बात की शेक्सपियर की। और शेक्सपियर की बहुत सारी रचनाओं के बारे में हमने बात की थी। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, मैकबेथ, हेमलेट, रोमियो जूलियट, एज यू लाइक इट, मिड समर नाइट ड्रीम्स। शेक्सपियर के बारे में हमने बात की और बताया था कि शेक्सपियर ने प्रेम को त्रासदी के रूप में बताया था। ये भी हमने बात, जॉन मिल्टन की हमने बात की थी, ठीक है। एडमंड स्पेंसर की हमने बात की थी। एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन थी। जॉन मिल्टन की थी पैराडाइस लॉस्ट और पैराडाइस रीगेंड। पैराडाइस लॉस्ट और पैराडाइस रीगेंड थी, ठीक है। इटली साहित्य के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था दांते को। दांते ने लिखी थी डिवाइन कॉमेडी और द मोनार्किया। डिवाइन कॉमेडी और मोनार्किया। इटालवी साहित्य का जनक, इटालवी कविता का जनक इसको बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा था बोकासियो। बोकासियो को इटालवी गद्य का पिता कहा जाता है। और इसकी रचना कौन थी? डेकामेरोन थी। कौन सी थी? डेकामेरोन। पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? मानवतावाद का जनक। दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, हमने ये पढ़ा था। पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। और उनकी पुस्तक थी फेमिलियर लेटर। और जो अंतिम आदमी हमने पढ़ा था इटालियन साहित्य में, जिसका नाम था मेकियावेली। मेकियावेली ने लिखी द प्रिंस लिखी थी और द आर्ट ऑफ वार लिखी थी। द आर्ट ऑफ वार। तो ये यूरोप का, सॉरी, पुनर्जागरण के अंदर जो यूरोप का साहित्य था, हमने उसके बारे में बात की थी। और इस साहित्य के अंदर दो बातें खास थी बेटा। अगर आपको ये कहा जाए कि पुनर्जागरण के साहित्य की खास बातें क्या थी, तो पहली बात थी कि ये जो साहित्य था ये धर्म से इतर मनुष्य की भावनाओं पर और यथार्थता पर निर्भर था। किस पे था? यथार्थता की ओर था, मनुष्य की भावनाओं के ऊपर था, धर्म से इतर हो गया था ये। और दूसरी बात ये थी कि देशज भाषाओं का जनक हुआ। देशज भाषाओं का जन्म हुआ। देशज भाषाओं का जन्म हुआ। जैसे
हमने सारी बात की, इंग्लिश साहित्य की बात की हमने, फ्रेंच लिटरेचर की बात की हमने, इटालवी साहित्य के बारे में बात की, स्पेनिश के अंदर हमने सर्वेंटीज के डॉन क्विक्सोट की बात की थी, और इसी तरीके से हॉलैंड के निवासी जो इरेस्मस की जो द प्रेज ऑफ फोली थी उसकी हमने बात की थी। तो देशज भाषाओं का क्या हुआ, जनक हुआ। तो दो जो पॉइंट थे ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आप चित्रकला पढ़ोगे, वास्तुकला पढ़ोगे और आप मूर्तिकला पढ़ोगे, सब में आप ये कहोगे कि मनुष्य की भावनाएं, मनुष्य क्या है ना, केंद्र बिंदु बन गया। मनुष्य क्या बन गया, केंद्र बिंदु बन गया। तो साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं चित्रकला को। अब वही बात है कि चित्रकला में धर्म की चीजें तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य की भावनाओं को भी स्थान दिया जाएगा, मनुष्य की फीलिंग को भी स्थान दिया जाएगा, और व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने तरीके से चीजों को अभिव्यक्त करने लग गया, और धर्म की बंदी से उसके ऊपर कम होगी। कुल मिला के बात यह थी कि जो कला का क्षेत्र था वो धर्म से धीरे धीरे क्या हो रहा था, आजाद हो रहा था, और धर्म निरपेक्ष कलाओं का क्या हो रहा था, जन्म हो रहा था। तो साहित्य की हमने बातें कर ली, अब हम साथियों बात करेंगे चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला के बारे में जब हम बात करेंगे तो चित्रकला के अंदर जो पहला आदमी आएगा उस आदमी का नाम होगा जिएटो। क्या नाम होगा, जिएटो, जिसे चित्रकला का जनक कहा जाता है। और एक आदमी चित्रकला के अंदर अगर उसका नाम ना लिया जाए तो पूरी दुनिया में उसके बिना चित्रकला अधूरी है। उसका नाम था द लियोनार्दो द विंची। लियोनार्दो द विंची, जिसकी एक पेंटिंग तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जिसका नाम है मोनालिसा। क्या नाम है, मोनालिसा। लेकिन साथियों इसकी एक पेंटिंग बहुत ही फेमस है जिसका नाम है द लास्ट सपर। द लास्ट सपर मतलब जब ईसा मसीह खाना खाते हैं और उस खाने के अंदर उनके जो आसपास वाले लोग हैं जहर मिला देते हैं, तो जब ईसा मसीह वो खाना खाने लगते हैं तो उनमें से बैठा हुआ एक जो साथी होता है, उस साथी के चेहरे पर पश्चाताप की जो भावनाएं आती है, उस भावना को पेंटिंग के द्वारा लियोनार्दो दा विंची ने बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। तो द लास्ट सपर है ना, हम देखेंगे हमारी स्लाइड के अंदर वो पेंटिंग भी आएगी, और तो हम गौर से देखेंगे कि वो उसको कैसे उस फीलिंग को दिखाया गया है। तो एक नंबर पे जिएटो को पढ़ेंगे जिसको चित्रकला का जनक कहा जाता है, और इसकी एक पेंटिंग बहुत फेमस है जब संत फ्रांसिस चिड़ियों को उपदेश दे रहे हैं, साथ में दाने बिखरे हुए हैं और साथ में चिड़िया दाना चुग रही है और वहां पे वो अपने उपदेश दे रहे हैं। तो संत फ्रांसिस द्वारा चिड़ियों को उपदेश देते हुए जो पेंटिंग है वो जिएटो की है, और साथियों इसको चित्रकला का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लियोनार्दो दा विंची के बाद में हम पढ़ेंगे माइकल एंजेलो को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, माइकल एंजेलो को। और माइकल एंजेलो है ना, वो लियोनार्दो दा विंची जैसे चित्रकार भी था और संगीतज्ञ भी था, गणितज्ञ भी था, साहित्यकार था, और ये जीवाश्म विज्ञान का जनक भी लियोनार्दो दा विंची को कहा जाता है। लियोनार्दो दा विंची दुनिया का एक वर्सेटाइल आदमी था। इतना बहुआयामी व्यक्तित्व का आदमी दुनिया में बहुत कम होता है। तो लियोनार्दो दा विंची के बाद में अगर किसी बहुआयामी व्यक्तित्व की बात की जाए तो वो माइकल एंजेलो था। इन्होंने चित्रकला में भी काम किया, मूर्तिकला में भी किया, स्थापत्य कला में भी काम किया। जब हम पढ़ेंगे मूर्तिकला में माइकल एंजेलो ने डेविड की मूर्ति बनाई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो देखेंगे माइकल एंजेलो ने चर्च के अंदर कितनी शानदार शानदार काम किया था, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन माइकल एंजेलो की जो एक पेंटिंग थी वो, उस पेंटिंग का नाम है द लास्ट जजमेंट। क्या है, द लास्ट जजमेंट। तो साथियों याद रखोगे द लास्ट सपर है ना, वो तो किसका है, लियोनार्दो दा विंची का है, और द लास्ट जजमेंट है वो किसका है, एंजेलो का है। किसका है, एंजेलो का है। ऐसे ही हम एक आदमी को और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा राफेल। राफेल है ना, वो दो चीजें बनाएगा। एक तो उसकी फेमस होगी मेडोना। क्या होगी, मेडोना। और एक पेंटिंग आएगी उसकी स्कूल ऑफ एथेंस। क्या आएगी, स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस। ऐसे ही बहुत सारे और चित्रकार हैं जो हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में नजर डालेंगे। अल्ब्रेक्ट और ड्यूरर था जो जिसने तांबे के पत्थरों के ऊपर चित्र बनाए थे। ऐसे ही मसासियो है, ठीक है, उसने क्या चित्र बनाए थे। ऐसे ही तीसियन था, मसासियो ने सबसे पहले यथार्थवादी चित्र बनाए थे, ठीक है। और उसकी एक पेंटिंग थी द एक्सप्लेशन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन। अगर आप उस पेंटिंग को नेट पे सर्च करके देखो तो बहुत शानदार पेंटिंग है, जब एडम और ईव को गार्डन से बाहर निकाल दिया जाता है। द एक्सप्लेशन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन मसासियो की थी। तीसियन था, उस तीसियन ने एक दस्ताने पहने हुए आदमी की पेंटिंग बनाई थी। ऐसी फ्रांस होल्स था, उसने लाफिंग कैवेलरी मतलब एक ऐसा आदमी जो सैनिक के तौर के ऊपर होता है, और उसकी एक हंसते हुए की जो फोटो है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे आइक बंधु थे, उन्होंने सबसे पहले ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की थी। उन सब के बारे में हम नजर डालेंगे। तो जिएटो था वो चित्रकला का जनक था। लियोनार्दो दा विंची ने
द लास्ट सपर बनाया था, मोनालिसा बनाया था, और एंजेलो ने द लास्ट जजमेंट बनाया था, राफेल ने मेडोना बनाई थी, और मेडोना के साथ स्कूल ऑफ एथेंस बनाया था। इन सब के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चित्रकला, जिएटो। जिएटो बाइजेंटियन शैली से हटकर सबसे पहले इस आदमी ने धर्म से इतर मानव एवं संस्कृति पे अनेक चित्र बनाए थे। ठीक है, इटली के जिएटो को पुनर्जागरणकालीन चित्रकला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इनकी जो पेंटिंग है द मीटिंग एट द गोल्डन गेट और चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस और निर्दोषों की हत्या, ये इनकी कुछ पेंटिंग है। इंपॉर्टेंट पेंटिंग ये है, चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस, चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस, चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस, चिड़ियों को उपदेश देते हुए द फ्रांसिस, और द मीटिंग एट द गोल्डन गेट, द मीटिंग एट द गोल्डन गेट, द मीटिंग एट द गोल्डन गेट, और निर्देशों की हत्या, द मीटिंग एट द गोल्डन गेट, निर्दोषों की हत्या और चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस। तो इनकी इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग है वो है चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस। जिएटो को पुनर्जागरणकालीन चित्रकला का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक युग पुरुष था, वैज्ञानिक युग का पहला आधुनिक कवि था, गणितज्ञ भी था, संगीतज्ञ भी था, इंजीनियर था, दार्शनिक था, चित्रकार था, वैज्ञानिक था। मैंने कहा था बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी था ये व्यक्ति, इसने हर फील्ड में काम किया था। इसकी दो पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है, मोनालिसा और लास्ट सपर। इन दोनों पेंटिंग को अभी हम स्लाइड में देखेंगे, लेकिन इनकी एक पुस्तक थी ट्रीटाइस ऑन पेंटिंग, ट्रीटाइस ऑन पेंटिंग, और विभिन्न विषयों के ऊपर इन्होंने लिखा था। इनकी पेंटिंग देखते हैं, ये रही द लास्ट सपर। द लास्ट सपर, ईसा मसीह बीच में बैठे हैं, साथ में इनके बहुत सारे साथी बैठे हैं, खाने के अंदर जहर मिला दिया जाता है, और फिर इसके बारे में कहा जाता है कि इनके चेहरे पर वो मनोभाव दिखाई दे रहा था कि वो पश्चाताप था ना, वो इनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर जो अगली पेंटिंग है मोनालिसा, जिसके बारे में आप सब जानते हो कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी मुस्कान वाली पेंटिंग ये बनी जाती है मोनालिसा। ठीक है, आगे चलते। तो लियोनार्डो दा विंची ने दो पेंटिंग जोरदार लिखी, जोरदार पेंटिंग बनाई थी। एक मोनालिसा थी, एक द लास्ट सपर थी। ऐसे तो बहुत सारी पेंटिंग बनाई हुई थी, लेकिन जो चर्चा में रहती है वो द लास्ट सपर है। वो किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। और मोनालिसा किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। और ट्रीटाइस ऑन पेंटिंग है, वो इनकी पुस्तक है। ट्रीटाइस ऑन पेंटिंग इनकी क्या है? पुस्तक है। ट्रीटाइस ऑन पेंटिंग इनकी क्या है? पुस्तक है। आगे चलते हैं। माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो ने रोम के सिस्टाइन चर्च पर चित्रांकन किया था, और इनकी जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग है वो है लास्ट जजमेंट। क्या है? लास्ट जजमेंट। और एक है गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, गॉड क्रिएटिंग है द अर्थ, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ। ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वो है द लास्ट जजमेंट, जो क्या थे रोम के सिस्टाइन चर्च पे उसका चित्रांकन हुआ था। ये इस प्रकार की पेंटिंग है। ठीक है, ये रोम का सिस्टाइन चर्च है, उसकी छत के ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है। बहुत शानदार तरीके से बताया गया है कि लास्ट जजमेंट क्या होगा। और इसी तरीके से इनकी एक पेंटिंग और है गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ। और एंजेलो के बारे में जब हम मूर्तिकला पढ़ेंगे, वास्तुकला पढ़ेंगे, तब एंजेलो के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। राफेलो ने बनाई थी मेडोना और स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस। ठीक है, ऐसे इनकी और थी पोप लियो 10 विद 2 कार्डिनल। तो साथियों हमने जिएटो की बात कर ली। जिएटो पुनर्जागरणकालीन चित्रकला का जनक कहा जाता है, जिसकी फेमस पेंटिंग है चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस। लियोनार्डो दा विंची की दो पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है, एक तो मोनालिसा है, एक लास्ट सपर है, और एक इनकी पुस्तक है ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग। एंजेलो की द लास्ट जजमेंट बहुत फेमस है, जो रोम के सिस्टाइन चर्च पर जिसका चित्रांकन किया गया है। इसी तरीके से द फॉल ऑफ मैन है इनकी, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ है। राफेल ने दो पेंटिंग बहुत फेमस बनाई थी, एक तो मेडाना थी और एक थी स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस। ये पेंटिंग है द स्कूल ऑफ एथेंस, दिखाई दे रही है आपको? ठीक है, उसके बाद आओ मसासियो। मसासियो पुनर्जागरणकालीन कला का पहला यथार्थवादी था, और इसने स्पर्शीकरण की शुरुआत की थी। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि एडम और ईव को जब गार्डन से बाहर निकाल दिया जाता है, एक स्टोरी है, एक ऐसी मिथक कहानियां है, द एक्सप्लोजन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन। तो उसके बारे में ये चित्र बनाया गया, और बहुत शानदार चित्र है, आप नेट पे इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये स्कूल ऑफ एथेंस है। आगे चलते हैं। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, लकड़ी एवं तांबे के पत्रों के ऊपर इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, और इनकी जो फेमस पेंटिंग है उसका नाम है एडोरेशन ऑफ द मैगी।
एडोरेशन ऑफ द मैगी, एडोरेशन ऑफ द मैगी। ऐसी द फोर एपोस्टल्स भी है, लेकिन ये वाली बहुत फेमस है, एडोरेशन ऑफ द मैगी, एडोरेशन ऑफ द मैगी। किसकी है? अल्ब्रेख्त ड्यूरर की है। किसकी है? अल्ब्रेख्त ड्यूरर की है। बेसेलो तीसियन की है, दस्ताने पहने हुए आदमी, दस्ताने पहने हुए आदमी। आइक बंधुओं ने तेल चित्रों का प्रयोग किया था सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद में फ्रांज होल्स है जिसने लाफिंग कैवेलरी का चित्र बनाया था। ऐसे ही वॉन रोइन रेम्ब्रा था, इन्होंने रात का पैरा नाम का चित्र बनाया था, रात का पैरा नाम का चित्र बनाया था। ये देखो, ये फ्रांज होल की लाफिंग कैवेलरी, क्या नाम है इसका? लाफिंग कैवेलरी। किसकी है? फ्रांज होल्स की। और ये है रात का पैरा वाइन रैम्ब्रा की। किसकी है? वाइन रैम्ब्रा की। किसकी है? वाइन रैम्प का। फ्रांजेलिको ने मेडोना का एक चित्र बनाया था जिसमें मेरी शिशु है वो ईसा को गोद में लिए हुए बैठी है। वैसे मेडोना किसका याद रखोगे? राफेल का याद रखोगे। किसका याद रखोगे? राफेल का। तो ये मैंने आपको 10-11 चित्रकार बता दिए, लेकिन आपको इतने याद नहीं रखने। आप भी कल को ये कह दे कि सर ये फैक्ट नहीं बताया, वो फैक्ट नहीं बताया, इसीलिए मैंने आपको ये सारे बता दिए। लेकिन आप किस किस को याद रखोगे? नंबर 1 पर आप याद रखोगे जिएटो को। किसको याद रखोगे? जिएटो को। किसको याद रखोगे? जिएटो को। जिएटो क्या था? चित्रकला का जनक था। और इसने जो पेंटिंग बनाई थी वो पेंटिंग कौन सी थी? चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांस। दूसरी पेंटिंग इसकी क्या थी बताओ? बताओ बताओ। अरे बताई थी ना मैंने आपको। जिएटो की दूसरी पेंटिंग कौन सी थी? ये तो इंपॉर्टेंट है, चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस। उसके अलावा कौन सी थी? पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जनक इसको कहा जाता है? वो द मीटिंग एट द गोल्डन गेट, द मीटिंग एट द गोल्डन गेट। लेकिन ये जिएटो वाली एक याद रख लेना आप कि चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस। फिर उसके बाद साथियों, लियानार्दो द विंची, लियानार्दो द विंची। लियानार्दो द विंची की कौन सी फेमस थी? दो फेमस थी, एक तो मोनालिसा और एक द लास्ट सपर, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक भी थी, ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग। उसके बाद में हमने पढ़ी थी एंजेलो। एंजेलो की कौन सी फेमस थी? द लास्ट जजमेंट। और लास्ट जजमेंट के साथ एक और क्या चीज थी? इनकी गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, ठीक है। चौथा जो आदमी था वो था राफेल। क्या था? राफेल। राफेल की दो चीजें फेमस थी, एक तो मेडोना फेमस थी, एक स्कूल ऑफ एथेंस फेमस थी, स्कूल ऑफ एथेंस फेमस थी। फिर उसके बाद में हमने मसासियो की बात की। किसकी बात की? मसासियो की बात की। और मसासियो ने स्पर्शी गुणों की शुरुआत की थी। उसकी पेंटिंग थी द एक्सप्लोजन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन। फिर हमने तीसियन की बात की थी, ठीक है। तीसियन ने बनाया था, दस्ताने पहने हुए आदमी का चित्र बनाया था। ऐसे फ्रांज होल्स था, उनको याद करने की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, आपको ये 4 आदमी याद करने क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी। वो तो मैंने आपको फैक्ट के तौर पे दे दिए कि कल को आप ये नहीं कहो सर हमें ये नहीं बताया, लेकिन इन चारों को जरूर याद रखोगे। एक बार मैं वापिस बता देता हूँ इन चारों को। जिएटो था, चित्रकला का जनक था, इनकी फेमस पेंटिंग थी चिड़ियों को उपदेश देते हुए संत फ्रांसिस। लियोनार्डो दा विंची को की फेमस पेंटिंग थी मोनालिसा और लास्ट सपर। और एंजेलो की थी द लास्ट जजमेंट। देखो ये लास्ट शब्द में ना कई बार हेरफेर हो जाती है तो हम उल्टा सीधा कर देते हैं। तो एंजेलो की जो पेंटिंग थी वो थी लास्ट जजमेंट, रोम के सिस्टाइन चर्च पे बनाई है। और इनकी थी द लास्ट सपर और मोनालिसा। और राफेल ने बनाया था मेडोना और स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस। ऐसे उसमें वो और सारी चीजें दी हुई है, एक बार उन पे नजर डाल लेना। लेकिन साथियों, इन चारों को आप पुनर्जागरण कालीन चित्रकला में जरूर याद करोगे। और साथियों, पुनर्जागरण में सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज आती है ना साहित्य में, साहित्य सॉरी कला के अंदर, तो वो चित्रकला है। वो क्या है? चित्रकला। और चित्रकला में आपको ये 4 आदमी अच्छे तरीके से क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। 4 आदमी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तीसियन ने दस्ताने पहने हुए आदमी बनाया। आइक बंधुओं ने तेल का प्रयोग करके चित्र बनाया था। फ्रांज होल्स ने लाफिंग कैवेलरी बनाई थी। वॉन रोइन ने रात के पहरे का चित्र बनाया था। और लास्ट में फ्रांजिलिको था जिसने एक मेडोना की चित्र बनाई थी। चित्रकला हमारी क्या हो गई? पूरी हो गई। तो हमने पुनर्जागरण का साहित्य पढ़ लिया था, आज उसका रिवीजन कर लिया था, और फिर अब हमने चित्रकला को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला को। किसको पढ़ेंगे? स्थापत्य कला को। तो साथियों, स्थापत्य कला के अंदर क्या हुआ था कि स्थापत्य कला में जो पुरानी जो गोथिक शैली थी जिसमें नुकीले जो मेहराब थे, उनकी जगह पर अब मेहराब और गुंबद आ गए,
साथ में स्तंभ आ गए। तो क्या हुआ कि गुम्बद और मेहराब थे वो रोमन स्थापत्य कला से लिया गया था, और स्तंभ और जो क्षैतिज रेखाएं थी वो यूनानी सभ्यता से ली गई थी। तो जो ये जो नवीन शैली आई थी ना, इसको क्या बोला गया था, रोमन यूनानी सभ्यता से जो नए एलिमेंट लिए गए थे। तो गोथिक शैली पर इन्होंने गोथिक शैली का इन्होंने क्या ले लिया था, स्थान ले लिया था। गोथिक शैली मैंने आपको बताई थी क्या थी, नुकीले मेहराब थे, ठीक है। इसके विपरीत पुनर्जागरण में ग्रीको रोमन शैली को अपनाया गया। किसको अपनाया गया, ग्रीको रोमन शैली को अपनाया गया। और रोमन सभ्यता से तो गुम्बद और मेहराब लिए गए, और ग्रीक सभ्यता से क्या लिया गया, स्तंभ और क्षैतिज रेखाएं ली गई। तो आप ये चीजें जरूर याद रखोगे, जब भी स्थापत्य कला का नाम आए तो आप बोलोगे गोथिक शैली के स्थान पर क्या लिया गया, ग्रीको रोमन लिया गया। अब मैं आपको पेंटिंग आपको ये चित्र में दिखाऊंगा कि कैसे ग्रीको रोमन कला को लिया गया। तो याद रखना कि जो गोथिक शैली थी वो थे नुकीले मेहराब। गोथिक शैली क्या थी, नुकीले मेहराब। गोथिक शैली क्या थी, नुकीले मेहराब। गोथिक शैली क्या थी, नुकीले मेहराब। इसकी जगह कौन सी शैली आ गई, ग्रीको रोमन आ गई, ग्रीको रोमन। तो रोमन में क्या आ गया, रोमन में आया भाई साहब आपका गुम्बद और मेहराब। क्या आया, गुम्बद और मेहराब। इसी तरीके से जब आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे ना, तो जब आप पढ़ोगे गांधार शैली, तब भी ये ग्रीक और रोमन उसके अंदर आएंगे। और ग्रीक के अंदर फिर क्या आई, क्षैतिज रेखाएं और स्तंभ, क्षैतिज रेखाएं और स्तंभ। तो गोथिक शैली के मेहराब नुकीले थे, जबकि ग्रीको रोमन शैली में मेहराब गोल बनने लगे, और नवीन शैली में श्रृंगार और डिजाइन पर विशेष बल दिया गया। अब क्यों दिया गया, क्योंकि साथियों जैसे जैसे पुनर्जागरण आगे बढ़ा तो व्यापार और वाणिज्य में उन्नति हुई, लोगों के पास बहुत सारे पैसे आए, व्यापार में उन्नति हुई, तो निसंदेह राजा की और राज्य की कमाई में भी वृद्धि हुई। तो राजा और राज्य ने चर्च में पैसे दिए, तो चर्च भी शानदार शानदार बनने लगे, राजा के महल भी शानदार बनने लगे, और जो व्यापारिक परिवार थे उन्होंने भी कला और संस्कृति में निवेश किया। तो अच्छे अच्छे उन्होंने भी अपने तरीके से मकान बनाए, महल बनाए, भव्य प्रासाद बनाए थे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वास्तुकला में नई नई चीजें क्या बनी थी, उनके बारे में एक दो चित्र को हम देखते हुए इन चीजों को आगे बढ़ेंगे। लेकिन वास्तुकला में आप तीन चीजों को साथियों जरूर याद रखोगे। पहली चीज तो याद रखोगे कि साहित्य कला का जनक था वो ब्रूनेलेस्की था। कौन था, ब्रूनेलेस्की था, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि गोथिक शैली का स्थान था ना, गोथिक शैली का स्थान अब किसने ले लिया, ग्रीको रोमन ने ले लिया। 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 रोमन के अंदर क्या था, गुम्बद और मेहराब थे, गुम्बद और मेहराब थे, गुम्बद और मेहराब थे। और ग्रीक के अंदर क्या था, क्षैतिज रेखाएं थी, क्षैतिज रेखाएं थी, और क्या था, स्तंभ था। क्षैतिज रेखाएं थी 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 और क्या था, स्तंभ था। ठीक है। ग्रीको रोमन शैली, ग्रीको रोमन शैली, ग्रीको मैंने आपको बता दिया, याद रखना ये चीज, ये तीनों चीजें याद रखोगे आप कि स्थापत्य कला का जनक ब्रूनेलेस्की था, और जो गोथिक शैली थी जिसमें नुकीले मेहराब थे उनके जगह अब ग्रीको रोमन आ गया, ठीक है। तो ग्रीक के अंदर तो आ गया आपका, ग्रीक एलिमेंट कौन से हो गए, स्तंभ रेखाएं और आपका स्तंभ और क्षैतिज रेखाएं होगी। और रोमन का क्या हो गया, गुम्बद और मेहराब। और अब क्या होने लगे, गुम्बद क्या थे, मेहराब वो क्या थे, गोल बनने लगे। कैसे बनने लगे अब आपको मैं अभी दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा गोथिक शैली में, देखो ये नुकीले सिरे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये रोमन है, देखो ये स्तंभ रहा और ये क्षैतिज रेखाएं रही, ठीक है। ये रोमन शैली है। आगे चले, ये देखो कैथेड्रल चर्च। अब ये गोल गुम्बद नहीं बनाए क्या, गोल गुम्बद नहीं बनाए इस तरीके से, ठीक है। आ रही बात समझ में या नहीं आई, ये देखो गोल गुम्बद बनाओ, ये कैथेड्रल चर्च है। और ये पुनर्जागरण कालीन वास्तुकला का बहुत बड़ा नमूना है, कैथेड्रल चर्च, कैथेड्रल चर्च, ठीक है। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस काल का प्रथम वास्तुकार ब्रूनेलेस्की था, ये मैंने आपको बता दिया। और इसने फ्लोरेंस के चर्च को क्या किया था, डिजाइन किया था। इस काल का सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार माइकल एंजेलो भी था। उसने और राफेल ने मिलकर रोम के सेंट पीटर गिरजाघर का निर्माण किया था। मैंने कहा था ना कि लियोनार्डो दा विंची के बाद में अगर बहुआयामी व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति धनी था, वो कौन था, माइकल एंजेलो था। तो माइकल एंजेलो की हमने पेंटिंग भी देखी थी, कौन सी देखी थी, द लास्ट जजमेंट देखी थी। और मैंने बताया था कि रोम के सिस्टाइन चर्च के ऊपर इन्होंने बनाई थी, ये आ गया ना।
रोम के सेंट पीटर गिरजाघर का निर्माण किया था माइकल एंजेलो और राफेल ने मिलकर किया था। और ये गिरजाघर पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य की क्या है, भव्य देन है। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य की क्या है, भव्य देन है। कौन, रोम का सेंट पीटर चर्चाघर, रोम का सेंट पीटर गिरजाघर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ब्रुनलेस्की स्थापत्य कला का जनक है। ठीक है, जो गोथिक शैली में नुकीले मेहराब थे उनको हटा दिया गया है, ग्रीको रोमन ने स्थान ले लिया है, रोमन के गुंबद और मेहराबों को अपनाया गया है, और जो ग्रीक एलिमेंट में जो क्षैतिज रेखाएं थी स्तंभों को अपनाया गया है। ठीक है, इसको बोला गया ग्रीको रोमन। और जो रोम का सेंट पीटर गिरजाघर है वो माइकल एंजेलो और राफेल ने मिलकर बनाया। ठीक है, यह चित्र आपके सामने है सेंट पीटर गिरजाघर का। अब क्या है, और बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप ये जो मैंने चीजें बताई ना ये जरूर याद रखोगे। क्या क्या याद रखोगे, गोथिक शैली गई, ग्रीको रोमन आई, रोमन के गुंबद गहराब आए, ग्रीक के स्तंभ और क्षैतिज रेखाएं आई, और उसके बाद में ब्रुनलेस्की किसके जनक थे, रोम का सेंट पीटर गिरजाघर था वो माइकल एंजेलो और राफेल ने मिलकर बनाया था। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको सर कहिए इतने सारे फैक्ट क्यों बताते हो, अरे भाई साहब फिर वो ये होता है कि सर ये तो उस नोट्स में तो लिखा हुआ था आपने बताया ही नहीं। तो ये पेरिस का लुब्रे प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद नहीं प्रासाद मतलब महल। लंदन का सेंट पॉल गिरजाघर है, स्पेन का इस्कोरियल प्रसाद है मतलब महल है। फ्रांस के लोअर प्रांत में बने महल जिन्हें सातो कहा जाता है, और आजल रिदो और पेरिस के निकट फातेबलो के महल है। ये तत्कालीन धनाढ्यों के स्थापत्य प्रेम का उदाहरण है। मैंने कहा था ना कि व्यापार वाणिज्य से बहुत ज्यादा कमाई हुई, लोगों के पास इतने अकूत पैसे आ गए, तो लोगों अब अकूत पैसे का प्रदर्शन किस में कहा जाता है, जैसे गांव में तो अक्सर ये होता है, शहर में भी होता है कि आदमी अपने भेवों का प्रदर्शन है ना वो जोरदार मकान बना के करता है कि देखो हमारा कितना आलीशान मकान है, बंगला है। जैसे ये बोलता है ना कि शाहरुख खान साहब की जन्नत है, वो जो उनका मकान है वो कितना बड़ा है। ऐसी मतलब बात यह है कि स्थापत्य के द्वारा व्यक्ति ये दिखाता है कि मेरा वैभव कितना है। तो उस समय के जो धनाढ्य थे उन्होंने ये फातेबलो के महल, सातों के महल, पेरिस का लुब्रे प्रसाद और स्पेन का स्कोरियस महल, लंदन का सेंट पॉल गिरजाघर, ये सब उस वक्त के स्थापत्य के उदाहरण है। ये दिखा रहा था, मैंने आपको स्टार्टिंग का वीडियो था उसमें बताया था कि पुनर्जागरण ने सभी आयामों को प्रभावित किया। मतलब पुनर्जागरण से पहले की स्थापत्य कला अलग थी, और पुनर्जागरण के बाद की जो स्थापत्य कला थी वो बिल्कुल अलग थी। दोनों के अंदर दिन और रात का फर्क है, दोनों के अंदर क्या है, दिन और रात का फर्क है, दोनों के अंदर क्या है, दिन और रात का फर्क है। क्योंकि अब तो इतने पैसे आ गए, और सीधी सी बात है कलाकारों को फुल छूट दी गई है, वो कोई बंदिश में नहीं है, धर्म का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप अपने तरीके से बनाइए। तो फिर कलाकारों ने अपने तरीके से अपने हाथों की कारीगरी से बहुत शानदार शानदार चीजें बनाई थी। तो वास्तुकला में साहित्य साथियों क्या क्या याद रखोगे, इतना याद रखोगे आप कि गोथिक शैली थी जिसमें नुकीले मेहराब थे वो चले गए, ग्रीको रोमन आए, रोमन से हमने क्या लिया, गुम्बद और मेहराब लिया, और ग्रीक एलिमेंट में क्या थे, स्तंभ थे और क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, ब्रुनलेस्की इसके जनक थे। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा माइकल एंजेलो और राफेल ने मिलकर रोम का सेंट पीटर गिरजाघर बनाया था। इसके बाद पेरिस का लुब्रे प्रसाद है, स्पेन का स्कोरियस महल है, लंदन का सेंट पॉल गिरजाघर है, और इसी तरीके से ये फ्रांस में बने हुए सातों महल है, फातेबलो है। ये सब छोटे छोटे क्या है इनके उदाहरण है। लेकिन अंतिम जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पलाडियो नाम का एक आदमी था जिसने बुक्स लिखी फॉर बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर, फॉर बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे ट्रीटाइस ऑन पेंटिंग किसने लिखी थी, लियोनार्डो दा विंची ने लिखी थी। लियोनार्डो दा विंची ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग, ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग। ऐसी फॉर बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर किसने लिखी, पलाडियो ने लिखी थी। किसने लिखी थी, पलाडियो ने लिखी थी। किसने लिखी थी, पलाडियो ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, फॉर बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर, फॉर बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर, फॉर बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे मूर्ति कला के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मूर्ति कला के बारे में। तो हमने पुनर्जागरणकालीन साहित्य के बारे में पढ़ लिया, पुनर्जागरणकालीन चित्रकला के बारे में पढ़ लिया, और पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं पुनर्जागरणकालीन मूर्ति कला के बारे में। लोरेंजो गिबर्टी, लोरेंजो गिबर्टी, लोरेंजो गिबर्टी। ठीक है, लोरेंजो गिबर्टी ने क्या किया कि दरवाजे बनाए, और उस दरवाजे के ऊपर कांस्य की मूर्तियां बनाई थी। ठीक है, फ्लोरेंस के अंदर, किसके अंदर, फ्लोरेंस के अंदर, किसके अंदर, फ्लोरेंस के अंदर। और कहा जाता है कि ये इतने इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि इनको तो
स्वर्ग में रखना चाहिए, इनको कहाँ पे रखना चाहिए? जन्नत में रखने वाले इतने जानदार ये दरवाजे थे। किसने बनाए थे? लोरेंजो गिबर्टी ने बनाए थे। और दोनों तेलों ने ना, अब देखो यहाँ पे डेविड की दो मूर्तियां होगी, एक तो दोनों तेलों की होगी, लेकिन दोनों तेले का जो डेविड है ना, वो किसका बना होगा? कांसे का बना होगा। किसका बना होगा? कांसे का बना होगा। और इसके अंदर क्या होगा? नीचे की साइड में एक राक्षस रखा होगा, उसके ऊपर ये डेविड खड़ा होगा। वहां का उस समय की एक स्टोरी है गोलियत नाम से, और उसका ये हीरो है डेविड। तो दोनों तेले का जो डेविड था वो कांसे का बना हुआ था, लेकिन जो एंजेलो का डेविड है ना, वो संगमरमर का बना हुआ है। संगमरमर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? संगमरमर। तो डेविड की जो मूर्ति है ना, वो दोनों की फेमस है, एंजेलो की भी फेमस है और दोनों तेलों की भी फेमस है। दोनों तेलों ने किस पे बनाई थी? ये कांसे पे बनाई थी। किसकी बनाई थी? कांसे की। और एंजेलो ने किसकी बनाई थी? डेविड। अब देखो एंजेलो यहाँ पे वापिस आ गया। एंजेलो ने पेंटिंग भी बनाई। कौन सी पेंटिंग बनाई थी? मैंने आपको बताई थी, द लास्ट जजमेंट बनाई थी। कौन सी बनाई थी? लास्ट जजमेंट, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, द डेल्यूज बनाई थी। और मैंने स्थापत्य कला में भी नाम लिया कि रोम का सेंट पीटर गिरजाघर था, उसमें माइकल एंजेलो का योगदान था। और अब माइकल एंजेलो किस में आ गए? मूर्ति कला में आ गए। और मूर्ति कला में इनकी कौन सी थी? डेविड और पिएटा। बहुत ही फेमस पेंटिंग है इन, सॉरी, मूर्ति है इनकी, डेविड और पिएटा। तो याद रखना, डेविड मूर्ति है ना, वो दोनों तेलों ने तो कांसे में बनाई थी, और संगमरमर में किसने बनाई थी? एंजेलो ने बनाई थी। किसने बनाई थी? एंजेलो ने बनाई थी। किसने बनाई थी? एंजेलो ने। इसके अलावा इनकी और थी, बाउंड, स्लेवेज, मोसेज, ये भी किसकी है? एंजेलो की है। किसकी है? एंजेलो की है। तो याद रखना, मूर्ति कला के अंदर लिए जो ये लोरेंजो गिबर्टी था, इन्होंने फ्लोरेंस के जो चर्च था वहां पे गेट के ऊपर कांसे की मूर्तियां बनाई थी। और कहते हैं कि ये इतने शानदार दरवाजे के ऊपर इन्होंने मूर्ति बनाई थी कि ये जन्नत में या स्वर्ग में रखे जाने लायक है। और दोनों तोले ने कांसे की डेविड की मूर्तियां बनाई थी। संगमरमर की डेविड की मूर्तियां किसने बनाई थी? एंजेलो ने बनाई थी। एंजेलो ने इसके साथ साथ पिएटा बनाई थी, बाउंड स्लेवेज बनाई थी और मोसेज बनाई थी। तो साथियों, ये हो गया आपका मूर्ति कला। क्या हो गया? मूर्ति कला। तो हमने पुनर्जागरण के अंदर साहित्य को पढ़ लिया, चित्रकला को पढ़ लिया, ठीक है, वास्तुकला को पढ़ लिया और मूर्तिकला को पढ़ लिया। ठीक है, अब भौगोलिक खोजों की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापिस हम उस मैप पे आते हैं जो मैप मैंने आपको कल दिखाया था। मैंने आपको ये बताया, हाँ, तो हमने स्टार्टिंग में जब बात की थी ना पहले वीडियो में, तो हमने कहा था कुस्तुनतुनिया का पतन। तो मैंने आपको बताया कि ओटोमन तुर्क था, उन्होंने इस इलाके के अंदर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो यूरोप का जो एशिया के साथ संचार था, यातायात था, जो संवाद था, वो क्या हो गया था? बंद हो गया था। तो यूरोप, पश्चिमी यूरोप के जो ये देश थे ना, स्पेन और पुर्तगाल, इनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि भाई साहब कैसे न कैसे करके संपर्क स्थापित किया जाए। और सबसे पहले जो ये भौगोलिक खोजों की शुरुआत थी ना, वो इन्हीं स्पेन और पुर्तगाल के जो देश थे ना, इन्होंने की थी। एक तो ये क्या था कि यहाँ पर ये नेवी के स्कूल खुले हुए थे। ये जो आपको बोलते हैं ना कि नौसेना के, और उसके बाद जहाजों के, नेविगेशन के स्कूल और कॉलेज खुले हुए थे। लोगों को शिक्षा दी जाती थी, लोगों को प्रेरित किया जाता था। मैं आपको सुनाऊंगा जो कोलंबस जब वहां से चला था, तो वहां पे कैसे कितने लोगों को लोगों के अंदर कितना जोश था, और लोगों ने कैसे उसको प्रेरित किया, आप जाइए हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। और उस समय 3G फेमस था। पुनर्जागरण में 3G फेमस था कि 3G के लिए हम जा रहे हैं। 3G मतलब ये नहीं था कि यूरोप के लोग 3G के टावर लगाने के लिए जा रहे थे। तीन चीजें थी, गोल्ड, गोल्ड एंड ग्लोरी। साथ में तो ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, साथ में दुनिया से सोना लूट के लाएंगे, और साथ में हमारे देश का क्या होगा? वैभव होगा, ग्लोरी होगी कि भाई साहब, पुर्तगाल का एक आदमी था ना, उसने भारत का रास्ता खोज लिया। जैसे हम कोलंबस की बात करेंगे, कोलंबस स्पेन का था, तो वो फिर उसने क्या खोजा था? अमेरिका की खोज की थी। इन सब चीजों के बारे में हम बातें करेंगे। तो बात ये थी कि कुस्तुनतुनिया के पतन ने यूरोप को प्रेरित किया कि वो दुनिया के वैकल्पिक रास्ते खोजे। और इन्हीं वैकल्पिक रास्तों की खोज के अंदर उन्होंने दुनिया की अन्य नई जगहों को खोज लिया था। तो ऐसी रुचिकर बातें आपको अब आज जानने को मिलेगी। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं हम। स्टार्टिंग ये है कि भौगोलिक खोजें स्पेन और पुर्तगाल में सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि एक तो स्पेन की लंबी तटरेखा थी, ठीक है, और व्यापारिक मार्गों की हमें खोज करनी थी। सामंतवाद नहीं था स्पेन और पुर्तगाल में, सामंतवाद नहीं था। और हेनरी द नेविगेटर जैसे राजा थे जिन्होंने नौसैनिक विद्यालय खोले थे, और इनके पास में कुतुबनीमा, एस्ट्रोलैब,
केलेवरी आदि उपलब्ध थे। केलेवरी मतलब छोटे समुद्री जहाज थे जो बहुत तेज तेज गति से चलते थे, और कुतुबनुमा और एस्ट्रोलैब की सहायता से आपको दिशा का ज्ञान होता था। जहाजरानी उद्योग का विकास हुआ, इसीलिए स्पेन और पुर्तगाल ने सबसे आगे आकर क्या किया था, नई दुनिया की खोज की थी। और मैंने आपको कल वाले वीडियो के अंदर एक बात बताई थी कि दक्षिण अमेरिका के अंदर राज किसने किया था, स्पेन और पुर्तगाल ने किया था। ठीक, किसने किया था, स्पेन और पुर्तगाल। एक हिस्से पे स्पेन ने राज किया था, एक हिस्से पे पुर्तगाल ने राज किया था। बाद में स्पेन और पुर्तगाल का पीछा करते हुए फिर फ्रांस वाले भी निकले थे, बेल्जियम भी निकला था, ब्रिटेन भी निकला था, और फिर ब्रिटेन ने तो बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया था। लेकिन सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल ने भौगोलिक खोजें की थी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि पुर्तगाल के कौन से नाविक थे जिन्होंने नई दुनिया खोजी, और स्पेन के कौन से थे उनके बारे में हम अभी आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैप है। इस मैप को मैं बार बार आपके सामने पेश करूंगा क्योंकि हमें कुछ चीजें आपको समझानी पड़ेगी। तो पुर्तगाल के थे बार्थोलोमो डियाज। भाई साहब, बार्थोलोमो डियाज ने किसकी खोज की थी, ये जो केप ऑफ गुड होप है ना, यहाँ तक ये आदमी पहुंच गया, यहाँ से होते हुए केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोमो डियाज। ठीक है, और उसके बाद में कौन है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ना भाई साहब यहां से होते हुए भारत आया था, ये हम सब जानते हैं। तो पहला आदमी हो गया बार्थोलोमो डियाज, वो केप ऑफ गुड होप खोलता है। ठीक है, इसको बोला जाता है आइलैंड स्टोरम, बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान आते हैं। लेकिन फिर पुर्तगाल के राजा ने बोला नहीं भाई साहब, ये तो गुड होप है, हम यहाँ तक पहुंच गए, उससे आगे पता नहीं हमें क्या मिलेगा। हिंदी में इसका नाम है उत्माशा का अंतरीप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। खैर, और उसके बाद में यहाँ पे ये कौन पहुंच गए थे, अपने वास्को डी गामा साहब पहुंच गए। यहां से फिर एक आदमी और निकला था, कैबराल। लेकिन कैबराल तूफानों में फंस गया, और तूफानों से फंसते फंसते वो कहाँ पहुंच गया था, ब्राजील पहुंच गया था। तो कैबराल ने किसकी खोज की थी, ब्राजील की खोज की थी। तो पुर्तगाल के तीन बड़े आदमी, तीन बड़े नाविक जिन्होंने खोज की, बार्थोलोमो डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। कैप ऑफ गुड होप की खोज नहीं की, कैप ऑफ गुड होप के मार्ग की खोज की थी। और वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री वैकल्पिक रास्ते की खोज की थी। और कैब्राल ने वाकई ब्राजील को खोज लिया, क्योंकि ब्राजील की इस भूमि पर तो उससे पहले कोई नहीं पहुंचा था। ठीक है, भारत तो बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे, इस रास्ते से बहुत सारे लोग आए हुए थे, इस रास्ते से बहुत सारे लोग आए हुए थे, इस रास्ते से बहुत सारे लोग आए हुए थे, इस रास्ते से बहुत सारे लोग आए हुए थे। लेकिन ब्राजील में इस दुनिया का कोई भी आदमी पहले नहीं पहुंचा हुआ था। तो कैब्राल ने ब्राजील की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार्थोलोमो डियाज, मई 1488 में केप ऑफ गुड होप की इसने खोज की थी। वास्को डी गामा है, वो केप वर्दे, केप वर्दे कहां पे पड़ता है, कैप वर्दे इस साइड में पड़ता है। ठीक है, कैप वर्दे कैप ऑफ गुड होप होते हुए, और ये मोजाम्बिक रीन सबसे होते हुए, मोजाम्बिक मोम्बासा होते हुए भारत पहुंचा था। और यहाँ पे इनको एक आदमी मिला था, इबन मजीद। अब मैं जो वास्को डी गामा के जो कहानी की स्टोरी की बात कर रहा था, तो वो साथियों यो थी कि देखो, उस समय यूरोप के अंदर नई खोज की है ना एक भूख थी, तलब थी कि हमें नई चीजें खोजनी है। ठीक है, तो जब पता चला कि वास्को डी गामा नए रास्ते की खोज में जा रहे हैं, तो चर्च के अंदर बाकायदा वो जो इनके मंत्र होते हैं, जो हमारे जो संस्कृत के श्लोक होते हैं, वैसे ही उन्होंने कुछ पढ़ी होगी बाइबल की कुछ बातें। और वो जो जैसे हमारे गंगा जल होता है, वैसे ही उनका चर्च का कोई होली वाटर होता है, उससे उनको वो ऐसे घंटे वंटे मारे होंगे। और फिर वो वहां से बाहर निकले, राजा उनको लेने आता है, पूरी दोनों तरफ बहुत सारे लोग उनका स्वागत करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। तो सोच के देखिए, मतलब उसने अभी तो रास्ता खोजा ही नहीं था, लेकिन लोग उसका कैसे उत्साहवर्धन कर रहे हैं। 3 जहाज लेके वो निकलते हैं, एक जहाज उनका रास्ते में नष्ट हो जाता है, और धीरे धीरे करते हुए पहुंचते हैं। और जब वो वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, कालीकट के ऊपर जमोरियन शासक उसका स्वागत करते हैं, ये सब आप मॉडर्न इंडिया में जानते हो। फिर वो भारत से जब वापस लौटता है, तो क्या भव्य स्वागत होता है। फिर वो वापस भारत आता है, मसाले का व्यापार करता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन बात ये थी कि उस समय यूरोप के लोग थे ना, वो नई चीजों के लिए इतने उत्सुक थे, उनमें जिज्ञासा इतनी थी, उन्होंने उनमें इतनी चेतना आ गई थी कि हमें नई चीजें खोजनी है, नई जगहों पे जाना है, नई बातों का पता लगाना है। इतने साहसी थे, देखो पता नहीं कितने वास्को डी गामा तो अटलांटिक महासागर में समेट के रह गए, पता नहीं कितने हिंद महासागर में डूब गए, पता नहीं कितने प्रशांत महासागर में डूब गए। कुछ ही वास्को डी गामा और कोलंबस निकले थे। कितने लोगों का साहस
इस सफलता को पा पाया था, बाकी शायद हो सकता है बदकिस्मती से कोई तूफान में फंस गया, कोई किसी द्वीप पे भूख से मर गया, कोई समुद्र में रास्ते से अलग हो गया और उनके सभी संसाधन खत्म हो गए और उसी जहाज पर बैठे बैठे भूखों मर गए। पता नहीं क्या क्या हुआ था, लेकिन वास्को डिगामा कितना साहसी आदमी था, वहां से चला था। उसके बाद अब तो सारा नेविगेशन का सिस्टम, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, और फिर भी उन आदमियों ने इतना साहस दिखाया और वो यहाँ पे पहुंचे थे। ठीक है, कैब्राल 1500 ईस्वी में तूफानों में फंसा, कैब्राल ब्राजील पहुंचा था, ये भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये पुर्तगाल के नाविक थे। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। स्पेन, स्पेन का एक आदमी था कोलंबस। कौन था? कोलंबस। ठीक है, कोलंबस ये था भाई साहब कि कोलंबस था तो कोई दूसरे देश का आदमी, लेकिन वो स्पेन आया। स्पेन की राजा और रानी ने उसको कहा कि तू जाए, तेरे को छूट है। तो स्पेन यहाँ से होता हुआ, हम सब जानते हैं वो किसके लिए निकला था, भारत के लिए निकला था। लेकिन वो पहुंच कहाँ पे गया? यूनाइटेड स्टेट पहुंच गया। ठीक है, सॉरी, मतलब इन कैरेबियन आइलैंड के अंदर पहुंच गया। फिर उसके बाद वो 4 बार इस जगह आया था, आया वापिस गया, आया वापिस गया। एक बार उसके लिए उससे सारे हथियार वथियार, उससे सारी सुविधाएं छीन ली गई थी। क्योंकि होता क्या था कि राजा ये कहता था कि ठीक है, हम सारी सुख सुविधाएं दे देंगे, लेकिन आप जो चीजें कमा के लाओगे ना, उसमें से कुछ हिस्सा हमारा होना चाहिए। 20%, 10%, 30%। ठीक है, तो एक प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस था। आप उसमें अगर प्रॉफिट नहीं बना के दोगे तो राजा आपसे सारी सुविधाएं छीन लेगा। ठीक है, और फिर ये भी कहा जाता है कि कोलंबस ने कैरेबियन आइलैंड के लोगों पे बहुत अत्याचार भी किया था। तो जब ये सूचना स्पेन के शासकों को मिलती है तो वो उसको वापस बुला लेते हैं कि आप वापस आ जाओ। तो 4 बार वो आया था, लेकिन बात ये थी कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और पहली बार यूरोप के लोगों के कदम थे वो इस अमेरिका के धरती पे पड़े थे। और इतने बड़े प्राकृतिक संसाधन यूरोप के लोगों को पहली बार मिले, और भाई साहब इन्होंने इतना दोहन किया, इतना शोषण किया, इतनी लूटमाट मचाई कि यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको या तो इन्होंने मार दिया, या वो ये जो छुआछूत के रोग थे, या जो जो वायरस जिनके प्रति यूरोपियन लोग थे वो तो प्रतिरोधित थे, लेकिन ये जो लोग थे वो संक्रमण से मारे गए थे। कुल मिला के बात हुई कि इन संसाधनों को इन्होंने बहुत ज़्यादा लूटा, बहुत ज़्यादा शोषण किया, और यहाँ के मूल निवासियों को एक तरीके से